So hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। देखो, लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज रही थी उसके अंदर हम लोगों ने 2023 के पेपर का सेक्शन ए और बी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं और एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई को कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज डू वॉच द वीडियो। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर योर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। क्योंकि क्या होता है, देखो सीबीएसई ना प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चंस देता ही है। हो सकता है सेम क्वेश्चंस ना आए बट सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए या उस फॉर्मेट पे देखने को मिल जाए। ठीक है, सो ये अक्सर होता है। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी था जो 2023 में एज अ क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसी से रिलेटेड एक केस बेस्ड क्वेश्चन 2024 में पूछने को पूछा था सीबीएसई ने। ठीक है, सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना, उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग सेक्शन सी को देख लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, विच मीन्स कि ये पूरा सेक्शन जो है वो 21 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, अच्छा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन इस पेपर का, तो ये पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Name the two primate ancestors of the present day humans who existed approximately one about 15 million years ago। यानी ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? इवोल्यूशन से। ठीक है, क्या बोला हुआ आपको? दो प्राइमेट एंसेस्टर्स बताने हैं प्रेजेंट डे ह्यूमंस के जो अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। तो कौन कौन से एंसेस्टर्स होंगे? ड्रायोपिथेकस एंड रैमापिथेकस। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स व्हेन एंड वेयर डिड एस्ट्रालोपिथिकेन्स पिथेकाइंस लिव। ठीक है, सो आपको बताना है कि जो एस्ट्रालोपिथेकाइंस थे ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो जो इनका टाइम पीरियड था दैट वाज अराउंड 2.2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करते थे। एंड कहाँ पर एग्जिस्ट करते थे? दे यूज टू बी प्रेजेंट इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो है बेसिकली रहते थे। ओके, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। देखो ये पूरा जो क्वेश्चन है ना ये आपको इवोल्यूशन से देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस चैप्टर में से भी उन मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप थोड़ा पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हो और इस तरीके से आप स्मार्टली स्टडी कर सकते हो। ओके, हाँ, तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन कैपेसिटी। जो ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस की थी दैट वाज बिटवीन 650 टू 800। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, तो ब्रेन कैपेसिटी जो होमो हैबिलिस की थी दैट वाज बिटवीन 650 टू 800 सीसी। अब सीसी क्या होता है? सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ओके, इन केस यू डोंट नो। एंड जो ब्रेन कैपेसिटी होमो इरेक्टस की थी दैट वाज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यानी होमो इरेक्टस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो क्या थी? बेटर थी। ठीक है, होमो हैबिलिस प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट एंड होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रोबेबली वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि दे वर ऑल्सो नॉट श्योर। ठीक है, सो ये हो गए दो डिफरेंसेस होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर कर रखी है सो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, तो आपको इनके बीच में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं इनका। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, in that cells grow very rapidly and invade and damage the surrounding normal tissue. But in benign tumor, what happens is there is comparatively slow growth and they remain confined to their original location and do not spread to other parts of
बॉडी। अब देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो क्या करते हैं, जो आसपास की यानी कि जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। बट बेनाइन ट्यूमर में जो ग्रोथ होती है वो तो स्लो होती है एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसके अलावा वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर कंफाइंड रहेंगे, यानी वहीं तक लिमिटेड रहेंगे, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको वो इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। एंड जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे शो मेटास्टैसिस, बट जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टैसिस शो नहीं करते, ठीक है। अब आप इनमें से कोई एक डिफरेंस लिख के आएंगे, सो विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्रेस एक्सप्लेन द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको बेसिकली वो प्रॉपर्टी बतानी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, और उसको एक्सप्लेन करना है, विच इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। सो विच इज दैट प्रॉपर्टी, इट इज मेटास्टैसिस, ठीक है। अब मेटास्टैसिस में होता क्या है, सेल्स फ्रॉम दीज ट्यूमर्स स्लफ ऑफ एंड रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड, wherever they get lodged in the body they start a new tumor there। देखो क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा जो है हमेशा एक डर बना रहता है, वो क्या होता है, बेसिकली दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टैसिस, है ना। अभी ऊपर हमने पढ़ा शो मेटास्टैसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड बेनाइन ट्यूमर मेटास्टैसिस शो नहीं करती। अब मेटास्टैसिस में होता क्या बेसिकली, क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, सो यहाँ पर क्या होता है, इस ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बाकी की जो साइट्स होती है उनमें ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, और वहां पर देखो जहां पर भी वो पहुंचेंगे, जहां पर भी एक्यूमुलेट करेंगे, वहीं पे वो क्या कर देते हैं, एक नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वहीं पर वो एक नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से काफी ज्यादा फेटल भी माने जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा ये भी जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही था वैसे तो, ठीक है, आपको थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत थी। With the help of a schematic diagram only, shown in three steps, the formation show in three steps the formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease, EcoR1 and DNA ligase। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर के अंदर भी देखने को मिला था, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है, वही बेसिकली आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना था। तो आप ये डायग्राम बना देंगे एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। और एक चीज नहीं भूलना, जब आप ये डायग्राम बनाओगे सो इसके नीचे आपको ये जो हेडिंग दी हुई है इसको आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं इस चीज के मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको ये हेडिंग को यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ restriction endonuclease, eco R1 and DNA ligase, ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आप देख रहे हो मतलब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। Explain, expand the abbreviations given below used for different modes of assisted reproductive technologies, ART। अब ये कहाँ से आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन एब्रिविएशंस को क्या करना है, बेसिकली एक्सपैंड करना है। ZIFT क्या होता है, इट इज ZIFT इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ICSI क्या होता है, इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IUT is intrauterine transfer and GIFT is gamete intrafallopian transfer, ठीक है। सो आपको क्या करना था, इन चारों को पहले तो एक्सपैंड करना था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसीजर ऑफ IVF। अब इनमें से किसको एज अ प्रोसीजर ऑफ IVF कंसीडर नहीं किया जा सकता, और आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है, ठीक है। सो बेसिकली जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है इसको आप जो है बेसिकली IVF के प्रोसेस के लिए नहीं यूज कर सकते, क्यों, बिकॉज जो GIFT होता है इट अलाउज द एग्स टू फर्टिलाइज एंड डेवलप इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। या फिर इसका आप क्या रीजन देंगे कि IVF प्लेसेस अ डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग इनटू द यूट्रस, ठीक है।
और इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इन्वॉल्व इन जीआईएफटी। देखो जीआईएफटी में क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि जो जीआईएफटी होता है इसके अंदर ये क्या करता है, बेसिकली इट ओनली अलाउज द एग टू फर्टिलाइज एंड डेवलप इन द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि वो उनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होने देता है, ठीक है। बट आईवीएफ के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग जिसको जाइगोट बोलते हैं उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। सो इस वजह से जो जीआईएफटी होता है उसको आईवीएफ के लिए जो है बेसिकली यूज नहीं किया जा सकता। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें बस आपको थोड़ा सोचना पड़ता, ठीक है। और ये आपको 0.5 मार्क्स ईच के लिए पूछी हुई थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंशिएशन पूछे हुए पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के बीच में, सिनकार्पस पिस्टिल एंड एपोकार्पस पिस्टिल के बीच में, और प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में। सो आपको इनके बीच में डिफरेंस बताने हैं, और क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए एक डिफरेंस हो जाएगा, सो आप एक एक डिफरेंस भी अगर लिख के आएंगे देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में आप क्या डिफरेंस लिख के आएंगे, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सम सीड्स, एंड इन पेरिकार्प में क्या होता है, पेरिकार्प में वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक है। सिनकार्पस और एपोकार्पस पिस्टिल में क्या होगा, सिनकार्पस में दे हैव फ्यूज पिस्टिल एंड एपोकार्पस में दे हैव फ्री पिस्टिल्स। प्लूम्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस होगा, प्लूम्यूल इज द फ्यूचर स्टेम और द टर्मिनल पार्ट ऑफ एपोकोटाइल and it forms the shoot tip of, it is the basically shoot tip of embryonal axis। अब इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में रेडिकल क्या होता है, इट इज द फ्यूचर रूट और द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल और द रूट टिप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये आपसे कहां से पूछा हुआ है, दिस इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा हुआ था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर से पूछा हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट थी उससे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन चॉइस देखने को मिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल from where one can obtain stem cells in humans and state any two applications of stem cells in curing human diseases। आपको बेसिकली इन तीन पार्ट्स के अंदर तीन क्वेश्चंस पूछे हुए जिनके आंसर्स आपको देने। अब स्टेम सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल or to divide and differentiate into any kind of cell, tissue और organ। यानी कि जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके पास में वो एबिलिटी होती है कि वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी सेल्फ रिन्यूअल की उनके पास में प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर डिफरेंशिएशन करने की, खुद को किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी रखते हैं। नाउ अब स्टेम सेल्स ह्यूमंस के अंदर कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्रॉम बोन मैरो। ओके, नाउ स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स इन क्यूरिंग ह्यूमन डिजीजेस। तो डायबिटीज ट्रीटमेंट के अंदर जो है स्टेम सेल्स यूज हो सकते हैं, कैसे, वाया फॉर्मिंग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, restoration of vision by injecting stem cells to treat rheumatoid arthritis, reduce pancreatic cancer, or to treat genetic disorders like cystic fibrosis, spinal cord injury, heart disease, और any other correct application जो आपको पता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। Treatment of wastewater is done in a sewage treatment plant to make it less polluting. Explain the following with reference to this treatment process। ठीक है, यानी कि आपको प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स इनको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। इनके रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी स्लज क्या होता है, इट इज
डिफाइंड एज ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर जो होता है उसके अंदर जब सारे सॉलिड्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, दे बेसिकली फॉर्म्स द प्राइमरी स्लज। यानी प्राइमरी स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान फॉर्म हो रहा है। Now, what is the activated sludge? It is produced during the secondary treatment or biological treatment of sewage. ठीक है, अब देखो एक्टिवेटेड स्लज की 2024 के पेपर में क्या देखने को मिला था, आपसे पूछा हुआ था, है ना, पूरा डेफिनेशन देके पूछा हुआ था कि व्हाट इज दिस नोन एज। तो वहां पर जो ऑप्शन था बेसिकली वो क्या था, एक्टिवेटेड स्लज, और आपको इसका एप्लीकेशन भी बताना था। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने एज ए इनोक्यूलम वो यूज होता है वो सारी बात लिखी थी। ठीक है, नाउ इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हमें पता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट प्लस एरोबिक माइक्रोबियल फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या होते हैं बेसिकली, देज आर द मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज को लेके आपको 2024 के पेपर में देखने को मिला था। दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेडिमेंट हुज बीओडी हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। ओके, what are anaerobic sludge digesters? These are large tanks। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है ना, स्लज डाइजेस्टर्स, जहां पर एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इट इज ट्रीटेड विद एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, यानी कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या करते हैं बेसिकली, दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी मिक्सचर ऑफ गैसेस को बायोगैस भी बोला जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करने वाले हैं। अब देखो ये आपको एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड ये तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है देखो, अच्छा अगर इसको देखें तो यहाँ पर दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। ठीक है, यानी कि जो मेल है दैट इज अनइफेक्टेड एंड जो फीमेल है दैट इज इफेक्टेड। ठीक है, जो फीमेल देखने को मिल रही है दैट इज इफेक्टेड। ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ बेसिकली, ये जो मेल था, ठीक है, अनइफेक्टेड मेल, इट गेट्स मैरिड टू अनइफेक्टेड फीमेल एंड उनकी जो प्रोजेनीज थी उनसे क्या हुआ, इफेक्टेड मेल और अनइफेक्ट, अब इसने क्या किया बेसिकली, यहां से और यहां पर क्या हुआ, एक अनइफेक्टेड फीमेल जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये था इनका फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये इफेक्टेड मेल जो है ये जब प्रोड्यूस हुआ एंड इट व्हेन गेट मैरिड टू अनइफेक्टेड फीमेल, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर इनका जो ऑफस्प्रिंग था दैट वाज एन इफेक्टेड मेल। ठीक है, इफेक्टेड बॉय बेसिकली या हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, सो आपको बताना है ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, और आपको रीजन देना है। ठीक है, सो अगर इस ट्री को हम लोग देखें, सो ये ट्री देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि दिस ट्रेट इज रिसेसिव ट्रेट। अब रिसेसिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि जो इंडिविजुअल 3 और 4 है, ठीक है, इंडिविजुअल 3 और 4 जो है दे बोथ डू नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज बट दे हैव पास्ड इट ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, इनका जो प्रोजिनी था दिस अनइफेक्टेड मेल, इसने जब अनइफेक्टेड फीमेल से शादी की, ठीक है, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग था उनसे जो है बेसिकली उनके वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि दिस इंडिविजुअल 7 के अंदर ये जो इंडिविजुअल था इट वाज इफेक्टेड। ठीक है, और क्या हुआ, जो अनइफेक्टेड पेरेंट्स थे, यानी कि उनकी वजह से जो अनइफेक्टेड पेरेंट्स थे इंडिविजुअल 7 के, उन्होंने जो ट्रेट है वो इस इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर किया। सो ऐसा किस केस के अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है रिसेसिव ट्रेट्स के अंदर। ठीक है, ये किस केस के अंदर देखने को मिलता है, रिसेसिव के अंदर। अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पर एक पेरेंट इफेक्टेड होता एंड तब अगर ये इफेक्टेड होते तो हम लोग उसको डोमिनेंट के अंदर कंसीडर करते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ इज दिस ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल, अब आपको इसका भी रीजन देना है। सो दिस इज एन ऑटोजोमल
ट्रेट, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। क्यों? बिकॉज बोथ द सेक्सेस हैव इक्वल चांस हैविंग द ट्रेट, ठीक है। ऑटोजोमल किस लिए बोल रहे हैं? ऑटोजोमल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोथ द सेक्सेस हैव इक्वल चांस ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। देखो, ट्री रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अमंग इंडिविजुअल 3, 4 एंड 7, विच वन इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट? अब इंडिविजुअल किस किस की बात हो रही है? इंडिविजुअल 3, 4 एंड 7, आपको बताना है विच वन इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। सो इनमें से अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल 7 जो है दैट इज होमोजाइगस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। बाकी दोनों जो है दे आर हेट्रोजाइगस। बाकी दोनों क्या है? दे आर हेट्रोजाइगस, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ में हमारा जो सेक्शन नंबर सी है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं एज रिस्पेक्ट टू और एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2024 पेपर, ठीक है। ये हम लोगों को अभी तक देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल था वो 2023 के पेपर का 2024 के पेपर से ज्यादा था, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट भी पूछे हुए थे, अगर स्पेसिफिकली इस सेक्शन की बात करें। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट पूछे हुए थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग इसी पेपर के सेक्शन डी और ई को डिस्कस करेंगे, और उसी के बाद में हमारे ये वाला पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फिर 2022-21 के पेपर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you in the next interesting video. Till then, keep learning.